हेलो बच्चों, वेलकम टू एल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर है सॉल्यूशंस। हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ दो छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं जिनके ऊपर आज हमारा इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। तो वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो है एजियोट्रोप्स। तो बच्चे पूछ रहे थे कि एजियोट्रोप्स के बारे में नहीं बताया, एक एजियोट्रोप्स और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, है ना। तो आज हम दोनों उस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरे चैप्टर की एक कंप्लीट डीपीपी आज ही ग्रुप में मिल जाएगी और उसके साथ ही कल से हमारा नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार पूरी सीरीज़ देख लें। आज लेक्चर नंबर 13 तक सारी वीडियोस देख लें और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक पे आज की डेट लिख के या जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13, है ना। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोला, तो एजियोट्रोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप पहले अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लीजिए एजियोट्रोप। छोटा सा ही हेडिंग लिखिए, इसके बारे में ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, हार्डली 5 या 10 मिनट लगेगी इसे समझाने में। तो हेडिंग लिख लीजिए एजियोट्रोप, AZEOTROPE, एजियोट्रोप, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द solution which boils at constant temperature, the solution which boils at constant temperature is known as azeotrope. The solution which boils at constant temperature is known as azeotrope. और आप इसकी नेक्स्ट लाइन में एक और चीज़ लिख लीजिए कि एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अब ये मैं आपको पूरा टॉपिक समझाता हूँ बच्चों। एजियोट्रोप क्या होता है कि हमने एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन कैसे बनाया? एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया। अब आपको पता होगा कि सॉल्यूट जो है उसका एक सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का एक अलग से बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन उनको मिलाने के बाद एक ऐसा सोल्यूशन बन गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ये बात आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक सोल्यूशन, एक सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और एक उसमें हमने सॉल्यूट डाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस। तो होना ये चाहिए कि अब भी ये सोल्यूशन बनने के बाद भी सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। लेकिन एजियोट्रोप में क्या होता है? एजियोट्रोप एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का अलग से कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं बचता, उनका एक कंबाइंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्टिलेशन होता है। एक डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, अब उन्हें अलग करने के लिए उन्हें एक टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। जैसे उन्हें सॉल्यूट के टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो सॉल्यूट के टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो सॉल्यूट बॉईल कर जाएगा, सॉल्यूट बॉईल कर गया तो सिर्फ सॉल्वेंट बचा रह गया और इस टेक्निक से हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। लेकिन जो एजियोट्रोप है, अब एजियोट्रोप में सॉल्यूट का अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं बचा, सॉल्वेंट का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं बचा, तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हें हीट करके उनके बॉइलिंग पॉइंट पे लाके हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो इतना सा एक टॉपिक है कि एजियोट्रोप क्या होता है। एक ऐसा सोल्यूशन बन गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सॉल्यूट का अलग से कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा, सॉल्वेंट का अलग से कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा, सोल्यूशन का एक खुद का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई सोल्यूशन एजियोट्रोप है या नहीं है? तो हमने एक टॉपिक किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, है ना बच्चों। तो जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं सब एजियोट्रोप्स होते हैं बच्चों। आपको ये बात याद रखनी है। जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल में चाहे वो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला है चाहे सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन वाला है, उन सोल्यूशंस को डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सारे के सारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस जो हैं वो हमारे एजियोट्रोप्स हैं, और जितने भी आइडियल सोल्यूशंस हैं उनको डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। कितनी बात समझ रहे हैं? अब जैसे आपको याद होगा कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस भी हमारे पास दो तरह के थे, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। उसी तरह से बच्चों हमारे पास एजियोट्रोप्स भी दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रोप्स और एक नेगेटिव डेविएशन वाले एजियोट्रोप्स। अब लेकिन इनका नाम थोड़ा सा अलग है।
अब बच्चों एक बात समझो, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता, आपको कुछ बनाना नहीं है, बस आपको सुनना है, क्योंकि एजिट्रोपिक सुनने वाला ही टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। अब आपको याद होगा कि जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था वो कुछ इस तरह से बना था, ऐसे, इस तरह से। याद है आपको कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज़्यादा आ जाता है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन, तो उसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, याद करो हमने किया था, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रोप्स का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो इनके लिए हमने एक अलग से नाम रखा है, इन्हें बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग। बच्चों मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको, आपको बस अभी सुनना है। इन्हें बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एजियोट्रोप्स का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब एजियोट्रोप सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों आएंगे। तो जिसमें पॉजिटिव डेविएशन है बच्चों, इसमें पॉजिटिव डेविएशन है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो उन एजियोट्रोप्स को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। उसका बिल्कुल उल्टा भी सही होगा, मतलब जिन सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन है, उनका वेपर प्रेशर कम है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है बच्चों। मैं आपको इसके बारे में, दोनों के बारे में एक लाइन लिखवा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए कि एक लाइन लिख लीजिए, ओनली सॉल्यूशंस शोइंग ऐसे मत लिखिए, ओनली solutions which are non-ideal, only solutions which are non-ideal behave as azeotropes, behave as azeotropes। अब नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए कि solutions showing positive deviation, solution showing positive deviation from Raoult's law are known as minimum boiling azeotropes, are known as minimum boiling azeotropes, whereas solution showing negative deviation from Raoult's law, whereas solution showing negative deviation from Raoult's law are known as maximum boiling azeotropes, ठीक है बच्चों। तो इससे आपके बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी सोल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसे हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और कोई भी सोल्यूशन है जो हमें नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। इसका आपको रीज़न भी पता चल गया कि जब नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक सब्जेक्टिव टाइप टॉपिक है। अगर एग्जामिनर बोलता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का ग्राफ बनाओ, तो बस आपको मैक्सिमम बॉइलिंग यानी कि नेगेटिव डेविएशन का रॉल्ट्स लॉ का ग्राफ बना देना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पूछता है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव डेविएशन की मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाई थी, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो आप, ठीक है। तो इस तरह से एजियोट्रोप का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। बस आपको हेडिंग लिखना है, अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्युबिलिटी समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी नहीं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं? वैसे तो बहुत तरह की क्लासिफिकेशन है बच्चों, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में किस तरह का आपको सोल्यूशन लगता है? देखो, तीन तरह के हमें मेन सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। एक है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब कि एक सॉलिड को किसी सॉलिड में ही मिक्स करा। और क्या हो सकता है बच्चों? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बना दिया। और क्या होगा बच्चों?
तीसरा जो मेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, वो है गैस इन लिक्विड, यानी कि एक गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमें 3 तरह के मेन सोल्यूशन पढ़ने हैं। वैसे बच्चों बहुत तरह के हैं, लिक्विड इन लिक्विड है, तो इस मतलब इसमें बहुत सी वेराइटी है बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, बहुत सी वेराइटी है। हमें सबकी तरफ नहीं जाना, हमें सिर्फ मेनली हमारा गैस इन लिक्विड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको 2 छोटे से एक और पढ़ा देता हूँ, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में पहला लिखिए सॉलिड इन सॉलिड, मतलब किसी सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब कई बार लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, सॉलिड के अंदर कैसे मिक्स हो जाता है। अब जो आप बचपन से एक चीज़ पढ़ रहे हो कि अलॉय नाम की एक चीज़ होती है ना, तो अलॉय के बारे में क्या पढ़ते हो बच्चों? अलॉय 2 मेटल से बना हुआ है, पढ़ते हो ना आप, 2 से या 3 से अलॉय मेटल से बना हुआ है। अब बच्चों अलॉय कैसे बनता है? मेटल्स को सॉलिड फॉर्म में ही मिक्स किया जाता है बच्चों, है ना। तो अब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है बच्चों कि सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स होता है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो सॉलिड इन सॉलिड में हमें सिर्फ एक इसकी एग्जांपल लिखनी है, तो आप सिंपली इसकी एग्जांपल लिख लीजिए कि ऑल द अलॉयज आर एग्जांपल्स ऑफ solid in solid type of solution. All the alloys are example of solid in solid type of solution. इसकी हम बहुत से 2-3 alloys के नाम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, ब्रास, एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रास BRASS, और एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रॉन्ज एट्सेट्रा, BRONZE, ब्रॉन्ज एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि सॉलिड को सॉलिड के साथ सोल्यूशन बनाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और जैसे कि अलॉयज हमारे सामने एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड टाइप सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चों। मैक्सिमम सोल्यूशन आप इस चीज़ की देखोगे, पानी में नमक मिक्स कर दिया, पानी में सॉल्ट, पानी में चीनी मिक्स कर दी, है ना। मैक्सिमम सोल्यूशन आपको पता है पानी में, जैसे पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो उसे बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मेरे पास एक ग्लास पानी है, क्या मैं उसमें इनफाइनाइट सॉल्ट मिक्स कर सकता हूँ? आप सोच के देखो, 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, दूसरा सॉल्ट डालेंगे वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, 3, 4, 5 चम्मच आसानी से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आप एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में जो सोल्यूट ऐड करेंगे उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। अब 1 गिलास पानी में आप एक बोरी भर के सॉल्ट तो मिक्स कर नहीं सकते। 1 गिलास पानी में आप हार्डली 5 या 6 या 7 चम्मच सॉल्ट के ऐड कर सकते हो, उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा, है ना। तो बस यही सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि ये गिवन सॉल्वेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है तो हमें सॉल्वेंट की अमाउंट तो फिक्स करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो कोई आके बोलेगा, कोई 1 गिलास पानी ले लेगा, वो बोलेगा सर कि मेरे तो 5 चम्मच मिक्स हो गए नमक के। कोई 1 बाल्टी भर के पानी ले लेगा, वो बोलेगा सर मेरे तो क्या 200 चम्मच मिक्स हो गए सॉल्ट के। तो इसलिए हमें सॉल्वेंट की अमाउंट को डिफाइन करना होगा, तो इसलिए हम ज़्यादातर केसेस में उसे 100 ग्राम सॉल्वेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, उसको सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। अब ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इनकी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी की सबसे बड़ी डेफिनेशन, सबसे मेन डेफिनेशन ये है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आप इसके यहाँ पे आप लिखा सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसके अंदर आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब इसके बारे में लिख लीजिए बच्चों, इट इज द मैक्सिमम
सॉल्युबिलिटी के बारे में, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in 100 gram of solvent. It is a maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. है ना बच्चों? आगे लिखिए, factors affecting solubility of solid in liquids. Factors affecting solubility of solid in liquid. कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड में कितना डिजॉल्व हो रहा है उस पर डिपेंड करे, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, है ना? तो कौन से फैक्टर्स है बच्चों हमारे पास? एक फैक्टर तो हर एक जगह देखा होगा आपने, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना? जैसे कि मैंने पहले बोला, अब पानी में नमक बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, पानी में शुगर इतनी आसानी से मिक्स नहीं होती जितनी आसानी से नमक हो जाता है ना? तो ये इनके नेचर पे ही डिपेंड कर रहा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में किस तरह से इंट्रैक्शन है आपस में। इसका एक बच्चों यूनिवर्सल रूल है केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जिसमें जिस तरह की फोर्सेस हैं, अगर सॉल्वेंट में जिस तरह की फोर्सेस है, अगर सॉल्यूट में भी वैसी ही फोर्सेस होंगी तो काफ़ी चांसेस है कि ये एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना? अगर सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें पोलर सॉल्यूट आसानी से मिक्स हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, है ना? डायपोल इजीली मिक्स हो जाता है। मतलब जिस तरह की नेचर सॉल्वेंट की है, अगर उसी तरह की नेचर सॉल्यूट की होगी तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप फैक्टर नंबर 1 लिख लीजिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके अंदर आप एक लाइन लिख लीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके साथ आप लिख सकते हैं, दिस मीन्स that polar solutes are generally soluble. Polar solutes are generally soluble in polar solvents. कॉमा डाल के लिख सकते हैं, पोलर में मिक्स हो जाएगा। नॉन पोलर आर जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं? तो पहला फैक्टर तो यही होगा बच्चों कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किस तरह की इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? सेकंड फैक्टर आप लिख लीजिए, टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो देखो, जो सॉलिड और लिक्विड को मिक्स होने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, है ना? डिसोल्यूशन, DISSOLUTION, डिसोल्यूशन। अब बच्चों डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये बच्चों सीधा लिंक्ड है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था, तो मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बस आप इतना नोट कर लीजिए, बच्चे समझ भी गए होंगे जिनको याद है ले शैटलियर प्रिंसिपल, है ना? तो आप लिख लीजिए टेम्परेचर के साथ, इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, solubility increases with increase solubility decreases with increase in temperature. If dissolution is exothermic, solubility decreases with increase in temperature. ठीक है, सेकेंड पॉइंट मतलब इसी के साथ लिख लीजिए, if dissolution is endothermic, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, solubility increases with increase in temperature. ये सारा ली शैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। +1 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट में आता है बिल्कुल ये टॉपिक, हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब तीसरी और इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गैस इन लिक्विड। तीसरी टाइप, गैस इन लिक्विड। अब बच्चों कई बार दिमाग में ये बात आती है कि यार गैस लिक्विड में कैसे मिक्स हो सकती है, और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में है बच्चों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी,
इन सब में होती है ना, इन सब में गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है इन सब में। तो है तो ये सारे लिक्विड, लेकिन इनमें कौन सी चीज़ मिक्स हो रखी है? गैस मिक्स हो रखी है बच्चों, है ना। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। या आप और ले लीजिए जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, जो फिशेज़ हैं। अब फिशेज़ कैसे ज़िंदा रहती हैं? पानी में भी ऑक्सीजन मिक्स हो रखी होती है बच्चों। ये मैं उस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा जो H2O में O है, उस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रखी है बच्चों, पानी में ऑक्सीजन मिक्स हो रखी है। तो जो फिशेज़ हैं वो उस ऑक्सीजन से सांस लेती हैं बच्चों, ठीक है। तो गैस भी लिक्विड में मिक्स हो सकती है, और गैस लिक्विड में मिक्स होने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेनरीज लॉ। तो जहाँ पे आप लिखेंगे गैस एंड लिक्विड, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीधा लिखेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है। अब बच्चों हमें इतना पता चल गया कि गैस तो लिक्विड में मिक्स हो जाती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स है बच्चों। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, सोडा जिसे हम सोडा बोलते हैं, सोडा क्या है? गैस को लिक्विड में मिक्स कर रखा है। कोल्ड ड्रिंक गैस को लिक्विड में मिक्स कर रखा है बच्चों। पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है बच्चों, बहुत सी गैसेज मिक्स होती हैं, है ना। तो अब हेनरीज लॉ क्या है बच्चों? हेनरीज लॉ ये बताता है कि गैस की, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे बढ़ाई जाएगी या कैसे कम की जाएगी। बेसिकली हेनरीज लॉ कंट्रोल करता है एक गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो गैस को, कितनी गैस की अमाउंट लिक्विड में मिक्स रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, ये हेनरीज लॉ पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। तो हेनरीज लॉ क्या है? आप हेनरीज लॉ हेडिंग लिख के इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट की जगह पे बच्चों सॉल्युबिलिटी वर्ड यूज कर लो, सॉल्युबिलिटी अच्छा यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड है। It states that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid. Partial pressure of the gas present above the surface of liquid. अब इसका क्या मतलब है बच्चों? थोड़ा टाइम आप एक बार बोर्ड पे देख के समझ लो, इसके बाद एक साथ नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है? कहता मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है, और इस लिक्विड के बाहर ये कोई भी गैस है, मैं इस गैस को नाम दे देता हूँ A, ठीक है। तो हेनरी क्या बोल रहा है कि ये गैस इस लिक्विड में कितना मिक्स होगी, ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि इस गैस का प्रेशर कितना है। इस गैस का प्रेशर कितना है, मतलब अगर मैं इस गैस को ज़्यादा प्रेशर पे रखूँगा तो ये लिक्विड में ज़्यादा मिक्स होगी। अगर मैं इस गैस को कम प्रेशर पे रखूँगा तो ये लिक्विड में कम मिक्स होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रेशर, ये प्रेशर ऑफ द गैस सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बच्चों सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे हेनरी ने डिफाइन किया है सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस जितना होगा उतनी ही मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगी। कहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन मिक्स हो रहा है ना बच्चों, तो कहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जितनी यहाँ पे गैस मिक्स हो चुकी है उसकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसे बोला जाता है KH, इसका सिंबल है KH x, ये हेनरीज की इक्वेशन होगी बच्चों। यहाँ पे KH क्या है, इसे बोलते हैं हेनरीज गैस कांस्टेंट। इतनी बात आप समझ रहे हैं बच्चों? दोबारा, जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस का उतनी ज्यादा गैस लिक्विड में मिक्स होती जाएगी, यानी कि प्रेशर सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है गैस की मोल फ्रैक्शन पे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, और एक कांस्टेंट का क्या नाम है बच्चों? ये कांस्टेंट है हेनरीज गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों।
इतना आपको समझ आ गया? मैं केएच के बारे में आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ अभी आगे, तो आप इतना एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके। मैं हेनरी नोट कर लिया बच्चों। मैं हेनरीज की इक्वेशन के साथ लिख रहा हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये आ गई हमारी बच्चों इक्वेशन, है ना। अब हेनरीज कांस्टेंट बच्चों आगे हम चेक करेंगे। हेनरीज कांस्टेंट क्या है बच्चों? हेनरीज कांस्टेंट के बारे में थोड़े हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं केएच के बारे में। तो क्या क्या पॉइंट्स है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? इधर है प्रेशर, तो प्रेशर के प्रेशर वाले यूनिट्स होंगे पास्कल, एटीएम। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते, है ना, मोल बाय मोल है तो कोई यूनिट्स नहीं है। तो केएच के यूनिट सीधा सीधा प्रेशर वाले आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे पहले पॉइंट केएच के बारे में लिखूं, इट हैज सेम यूनिट्स एज प्रेशर। तो इसके केएच के यूनिट्स बच्चों सीधा सीधा प्रेशर वाले होंगे। बात समझ लें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, अब केएच किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है या सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे बच्चों केएच सॉल्यूट यानी कि गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए कि केएच, वैल्यू ऑफ केएच वेरीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। वैल्यू ऑफ केएच वेरीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। हर गैस का अलग अलग केएच है बच्चों, ठीक है। एक आपको याद रखना है, मतलब हाइड्रोजन गैस का अलग केएच होगा, नाइट्रोजन गैस का अलग केएच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग केएच होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये केएच सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। मतलब हाइड्रोजन का वाटर में मिक्स होने के टाइम केएच कुछ अलग होगा, हाइड्रोजन गैस का बेंजीन में मिक्स होने पे केएच कुछ अलग होगा, हाइड्रोजन गैस का टॉलुइन में मिक्स होने पे केएच कुछ अलग होगा। तो केएच गैस के लिए तो अलग अलग है ही, और सेम गैस पे अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए भी अलग अलग है। तो आप तीसरा पॉइंट यही लिख लीजिए बच्चों, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि केएच, या मैं बोल देता हूं देखिए तीसरा पॉइंट, कि केएच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस is different in different solvents. KH for a given gas is different in different solvents. तो जैसे जैसे सॉल्वेंट बदल देंगे तो भी KH की वैल्यू बदल जाएगी। अलग अलग गैसेस के लिए तो अलग अलग है ही, सॉल्वेंट बदलने पे भी KH बदल जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफी बार पूछा जा चुका है। फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH increases with increase in temperature। यानी कि अगर KH टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KH बढ़ेगा। KH बढ़ने पे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे देखो प्रेशर है KH इंटू एक्स, तो प्रेशर बाय KH है x के बराबर, है ना। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, और KH के बढ़ने से मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा और KH बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो KH और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, हायर द वैल्यू ऑफ KH, कॉमा लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि आपको 4 गैसेस दे दी, जब सबकी KH वैल्यू दे दी, तो जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है बच्चों। और अगर सिर्फ टेम्परेचर पे क्वेश्चन है तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। हो जाएगा बच्चों इतना। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं बच्चों, सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। आपको DPP मिलेगी, उसमें हेनरीज लॉ के मैं न्यूमेरिकल ज़रूर डालूंगा, ठीक है बच्चों। हो जाएगा इतना पार्ट, है ना। अब एक लास्ट, बस चैप्टर हमारा बच्चों ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक लास्ट लिख लीजिए हेनरीज लॉ के अंदर ही, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। बस 4-5 पॉइंट्स हैं बच्चों, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में पहला पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई। अच्छा, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी है, सॉरी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई, यानी कि जो गैस है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेनरीज लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, तो टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए हेनरीज लॉ के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, गैस शुड नॉट अंडरगो any reaction with the solvent. Gas should not undergo any reaction with the solvent. ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, गैस should not show any dissociation / association in the solvent. ये बच्चों लास्ट पॉइंट है, गैस should not show any dissociation / association in the solvent. तो ये 4 कंडीशन में बच्चों हेनरीज लॉ हमारा फेल हो जाएगा। हेनरीज लॉ इन 4 कंडीशन में एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, लिख लिया इतने। लास्ट पॉइंट बच्चों लिख लो, लास्ट हेडिंग लिख लो हमारा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो मतलब हेनरीज लॉ का यूज कहाँ कहाँ पे है बच्चों। तो इसके लिए सबसे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होगा कि हेनरीज लॉ कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब ध्यान से सोचो, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं उसको बहुत हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। अब आप लॉजिक समझ गए ना क्यों? क्योंकि जितना हाई प्रेशर रखेंगे उतनी उसमें ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी। आपको याद होगा, जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है तो कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो एकदम से आपने देखा होगा कि बबल्स बनते हैं नीचे से, यानी कि गैस लिक्विड से बाहर आती है। क्योंकि हेनरीज लॉ यही कह रहा है कि जैसे ही प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो जितनी भी गैस मिक्स हो चुकी है वो बाहर आने की कोशिश करेगी, है ना। तो सीधा सीधी एप्लीकेशन पहली ये हो गई कि कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर पे क्यों सील किया जाता है बच्चों, क्योंकि हेनरीज लॉ कह रहा है कि हाई प्रेशर पे रखने से ज़्यादा गैस उसमें मिक्स हो सकती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब बच्चों जो आपको पता होगा कि अगर पानी गर्म है, अगर जो एक्वेटिक स्पीशीज़ है, जो फिशेज़ हैं, वो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती, उसका एक कारण है। उसका एक कारण क्या है? क्योंकि गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा KH बढ़ जाएगा, तो जैसे ही KH बढ़ जाएगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर ऑक्सीजन पानी में कम मिक्स हो रखी है तो एक्वेटिक स्पीशीज़ कहाँ से सांस ले रहे हैं? वो तो जो पानी में ऑक्सीजन मिक्स हो रखी है उसी के ज़रिए वो जिंदा है। अब अगर पानी में ही ऑक्सीजन कम रहेगी तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, या उन्हें उनके सिस्टम इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट आपको ये जो सब्जेक्टिव जो स्कूल्स पूछते हैं वो ये है कि एक्वेटिक स्पीशीज़ ठंडे पानी में ज़्यादा ईजिली रह लेते हैं। उसका कारण यही है कि ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, KH कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज़ आराम से वहाँ पे रह सकती है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या है? जब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे, जब आप माउंटेन्स पे जाओगे तो वहाँ में सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका क्या कारण है? अब इसको ना, जब सांस नहीं ले पाते तो दिमाग सही से काम नहीं करता, इसको